अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री या रिटन हिस्ट्री दैट इज प्योरली मॉडर्न। तो आज मैं पुरानी सिविलाइजेशंस की बात करना शुरू कर चाहता हूँ। वो सिविलाइजेशंस जिन्होंने ह्यूमन काइंड की बुनियाद रखी। पहली सिविलाइजेशन जिसकी मैं बात करता हूँ वो मेसोपोटामियन है। मैं अब इमेजिन करना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी है, पीस ऑफ सॉइल। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यही मिट्टी एक दिन इंसान को जानवरों से अलग कर दी। हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। सोचें, हम सब समझते हैं कि सिविलाइजेशन बड़े बड़े पैलेसेस, बड़ी वॉर्स और बड़े किंग्स से स्टार्ट होती है, लेकिन हकीकत में सिविलाइजेशन की इब्तिदा मिट्टी से हुई, यानी कि सॉइल, जमीन, वो जमीन जिस पर हम आज खड़े हैं। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि इंसान हजारों साल तक जंगलों में घूमता रहा, हंटिंग करता रहा और फिर अचानक एक जगह रुक गया? Why did humans stop? Why did they stop wandering? Why did they decide to stay? देखा जाए तो ये कोई छोटा फैसला नहीं था। ये इंसान की पूरी मेंटालिटी चेंज करने वाला मोमेंट था। तो आज से तकरीबन कोई 10 से 12 हजार साल पहले इंसान एक हंटर था, एक ट्रैवलर था, या यूं कह लीजिए कि एक एडवेंचरर था। आज यहां, कल वहां। इसका कोई मुस्तकिल घर नहीं था, कोई शहर नहीं था, इसकी कोई हुकूमत नहीं थी। लेकिन फिर कुदरत ने इंसान के सामने एक सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन इंसान ने देखा, जहां उसने एक छोटा सा सीड उगाया था या फेंका था, वहां कुछ उगाया। मिरेकल था, यानी कि इंसान ने एक सीड फेंका, वहां पे एक पौधा उगा, पौधे से खाना पैदा हुआ। ये सिर्फ कल्टीवेशन नहीं थी, ये एक ज़हनी इनकलाब था। क्योंकि इंसान ने ये सोचा कि इफ आई कैन ग्रो फूड, आई डोंट नीड टू चेज एनिमल्स फॉर एवर। और यही सोच जो है ह्यूमन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गई। हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, द अर्लीस्ट वन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, यह सब कहां से शुरू हुआ? दुनिया के नक्शे पर एक जगह है, डियर लिसनर्स, जिसे आज हम कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये कोई एक मुल्क नहीं था, ये यूं समझिए कि एक रीजन था, दो रिवर्स के बीच में, यूफ्रेटस एंड टाइग्रिस। दजला टाइग्रिस और फरात यूफ्रेटस, इन दोनों के दरमियान एक लैंड थी, उसे आप कहते हैं मेसोपोटामिया, जिसका मतलब ही यही है कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स। सोचें, दो दरिया, वाटर, फर्टाइल लैंड्स, और एक ऐसा फैक्टर जिसको आप फ्लडिंग कहते हैं, जो जमीन को फर्टाइल बनाती थी। आपको पता है ना, जब फ्लड आता है तो वो जमीन के नीचे चला जाता है, जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो
जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है। ये वो जगह थी जहां इंसान ने पहली बार बड़े पैमाने पर कहा, यस वी विल रिजाइड हियर, हम यहीं रहेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो यही वो लम्हा था जब वॉन्डरिंग इंसान की खत्म हो गई और उसकी सिविलाइजेशन शुरू हो गई, या यूं कह लीजिए कि सिविलाइजेशन की इब्तिदा हो गई। क्योंकि ये सिर्फ कल्टीवेशन नहीं थी, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन नहीं था, ये बेसिकली एक पावर का आगाज था। क्योंकि जिसके पास भी खुराक होती थी या जिसके पास भी खुराक होती है, एक्चुअली पावर भी उसके पास ही होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब फूड सरप्लस पैदा होता है तो एक्स्ट्रा फूड पैदा होता है। अब सबको खेती या कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के पीछे भागना नहीं पड़ता था। जब फूड उगा, कुछ लोग जो थे सोल्जर्स बन गए, कुछ लोग प्रीस्ट्स बन गए और कुछ लोग जो है रूलर्स बन गए। और इसी से आपकी क्लास सिस्टम पैदा हुआ, यानी कि रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड पावरलेस। सिविलाइजेशंस बेसिकली सिर्फ डेवलपमेंट नहीं लाती, वो इन इक्वेलिटी भी लाती है। क्या कह सकते हैं, ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। क्योंकि हम सिविलाइजेशन को सिर्फ डेवलपमेंट की पॉज उसमें देखते हैं, डेवलपमेंट के देखते हैं, जबकि सिविलाइजेशन बेसिकली पॉज लेके आगे चल रही होती है और वहां पे क्लास सिस्टम्स बन रहे होते हैं। तो यूं जानिए कि मेसोपोटामिया में पहली सिविलाइजेशन उभरी, यानी कि उस रीजन के अंदर जिसको आप यूफ्रेटस और टाइग्रिस के बीच का रीजन कहते हैं। और जो रेसेस आई उनमें सुमेरियंस थे, अकेडियंस थे, बैबिलोनियंस थे, एसीरियंस थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली तहरीर बनाई, सुनेफॉर्म, CUNEIFORM, यानी वो तहरीर जिसके ऊपर एजेस होते हैं। इन्होंने पहला कानून बनाया जिसको कोड ऑफ हैमुराबी बोलते हैं। किंग था एक। यानी कि आप ये सोचें कि इंसान ने पहली बार कवानीन लिखे। क्यों? क्योंकि अब इंसान जानता था कि पावर को कंट्रोल करना पड़ता है, और कानून सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप जस्टिस की बात करते हैं। बाज वक्त लॉ जो होता है वो पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए भी होता है, जैसा कि सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री करने से मालूम होता है। और यही बात आप देखें मॉडर्न वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं आपको दुनिया में भी नजर आ जाती है। हु मेक्स द लॉज, लॉज किसी को कैसे बेनिफिट दे रहे हैं, हु गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम देम। देखा जाए तो ये सवाल जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी था, और शायद आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं ये सवालात मौजूद हैं। तो जब हम सिविलाइजेशंस का मुताला करते हैं तो हमें ये सब कुछ दिखाई देता है, समझ आता है, देखने को मिलता है। शायद आपने बचपन में सुना हो द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन के मुअल्लक बागात। ऑल्दो वो बने किसी दीवार पे थे, लेकिन वो ऐसे ही लगता था जैसे एक मुअल्लक हो हवा में। उस जमाने के टेम्पल्स देखें, ये सब हमें क्या दिखाते थे कि सिविलाइजेशंस जो होती हैं वो बाहर से बहुत शानदार होती हैं, लेकिन हर सिविलाइजेशन के अंदर एक पावर, एक कंट्रोल, एक बिलीफ और एक फियर का सिस्टम चल रहा होता है। और देखा जाए तो पावर का यही स्ट्रक्चर हमें इजिप्ट में भी मिलता है, यूरोप में भी मिलता है। यानी कि आप यूं महसूस करें कि सिविलाइजेशंस जो होती हैं वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाती, हैंगिंग गार्डन्स नहीं बनाती। सिविलाइजेशन बेसिकली एक माइंडसेट है,
और ये वो मोमेंट होता है जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं नेचर को कंट्रोल करने का ड्रीम करते हैं, रिवर्स को मोड़ते हैं, डैम्स बनाते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, खेतों में हरियाली लाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। यही वो टाइम था जब इंसान शायद पहली दफा बोला होगा कि वी आर नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो एबल टू कंट्रोल इट। और शायद यही वो लम्हा था जब इंसान ने वो मसाइल भी क्रिएट कर लिए अपने लिए, क्योंकि विद सिविलाइजेशंस कम द प्रॉब्लम्स। हर चीज इतनी आसान नहीं है। आज के दौर में फी जमाना हम लोग बैठ के मॉडर्न टाइम्स में ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी मॉडर्न है। जैसे क्लाइमेट चेंज कह लें, जैसे वाटर क्राइसिस कह लें, फूड इनसिक्योरिटी कह लें। वो कभी हम आगे जाके बात करेंगे कि वाटर की वजह से मोहनजोदड़ो के साथ क्या हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये सारे सीड्स जो हैं मेसोपोटामिया के अंदर ही कल्टीवेट कर दिए गए थे। और ये उस वक्त हुआ था जब इंसान नेचर को कंट्रोल कर रहा था, या यूं कह लें कि वो नेचर को एक रिसोर्स समझता था। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ हम लोग एंट्री कर रहे हैं सिविलाइजेशन के अंदर। जैसे आप नेक्स्ट मूव करते हैं इस चीज से कि जब वो इंसान वहां ठहर गया, तो फिर आप देखेंगे कि इंसान ने या सिविलाइजेशन ने इंसान के जहन को कैसे कैसे सिविलाइजेशंस ने उसके फियर को शेप किया, और कैसे किंग्स लॉज वो पावर की जुबान बन गए और एक ही चीज बन गए, यानी कि पावर। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक बात को समझ गए होंगे कि सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसकी बेस कैसे बन रही है। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी अपनी स्टोरी भी है। क्योंकि आज का भी जो इंसान है वो यूं समझें कि वो किसी ना किसी शेप में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की चीजों को देख रहा है। पावर स्ट्रक्चर्स हो गए, फियर्स हो गए, उस जमाने की चीजें हो गई। अगर हम उस जमाने के किंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, या उस जमाने में जो साइकोलॉजी ऑफ पावर थी, तो क्या ये चीजें आपको आज नजर नहीं आती? इसी तरह आप इमेजिन करें, एक टैबलेट है। टैबलेट होती है ना, जैसे बस उसको क्ले टैबलेट समझ लें। अभी तो खैर आईपैड वगैरह होते हैं। उस जमाने में समझें क्ले टैबलेट थी, जिसके ऊपर कुछ समझे लाइंस बनी हुई हैं, कुछ मैप्स बने हुए हैं, मगर इस पे वर्ड्स नहीं थे। इससे प्री वर्ड्स शेप्स बनी हुई थी, जैसे बुल कार्ट है, जैसे सिंध की ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर हमने जो लैंग्वेज देखी। ये कोई आम कॉमन टैबलेट नहीं है। ये वो मोमेंट है जब इंसान ने अपने दिमाग में जो चल रहा था उसको लेके क्ले के अंदर एम्बोस कर दिया। पुरानी क्लेस निकलती हैं, आप देखते हैं टैबलेट्स के ऊपर शेप्स बनी होती हैं और ये चीजें होती हैं। सोचे जब राइटिंग बनी होगी, जब इंसान ने राइटिंग इजाद की होगी, इन्वेंट की होगी, उससे पहले तो बातें सिर्फ जुबान में होती थी, तो उस हिसाब से पावर भी टेम्पररी होती थी। लेकिन जब वही चीज लिख दी गई तो समझे पावर लिख दी गई, और वो पावर जो थी वो परमानेंट हो गई। तो आप यूं समझिए कि वो जो राइटिंग थी वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं थी। यूं जानिए कि सिविलाइजेशन में लिखी जाने वाली चीजें पावर के लिए भी आई थी। इसको यूं आप डिफाइन कर लें कि किसके पास कितनी जमीन है, किस पे कितना टैक्स इंपोज करना है, who broke the law, who will get punished, who will punish the culprits। यूं जानिए कि ये सब कुछ उस क्ले टैबलेट पे लिखा जाने लगा, मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट।
और जैसे ही ये सब कुछ लिखा गया, यूं जानिए कि वो लॉ बन गया और उसको फिर माना जाने लगा। जब ऐसा हो गया तो एक नया सिस्टम पैदा हो गया, जिसको आप कह लें कि वो सिस्टम ना सिर्फ गवर्नमेंट का था, बल्कि आप जो उस जमाने का इंसान बिलीव करता था जिस चीज पे, वो भी साथ ही साथ स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो गया। उसकी वजह साफ जाहिर है, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, यानी कि फूड इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। इंसान को कहानियां भी चाहिए होती हैं, इंसान को सिंबल्स भी चाहिए होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, और ये शुरू से चल रहा है। इन्हीं से फिर स्टोरीज निकली, इन्हीं से मिथ्स निकली, इन्हीं से लेजेंड्स बने। यूं जाने कि मेसोपोटामियन डेटीज पैदा होने लगी। रिवर की अलहदा डेटी हो गई, दरख्त की अलहदा डेटी हो गई, कल्टीवेशन की डेटी अलहदा हो गई। यानी हर वो चीज जो नेचुरल फ्लो में थी, उससे एक डेटी को रिलेट कर दिया गया। उसकी साफ सी रीजन है कि जब इंसान किसी चीज को जब नहीं समझ पाता, तो वो उस चीज को डेटीज के अंदर डिफाइन कर देता है। जैसे रिवर हो गया, जैसे सन हो गया। इसी तरह जब फ्लडिंग होती थी, या कोई कह लें ड्रॉट आता था, या कोई फसलें खुश्क हो जाती थी, तो कहते थे कि डेटी, जो भी उससे रिलेटेड डेटी इन्होंने बनाई थी, वो खफा हो गई है। यानी कि फियर जो था उस सिविलाइजेशन का एक मेजर कह लें फैक्टर बन गया था। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि जवाब आप जब नहीं दे सके, तो फिर आपने उसको एक तरह से वो फियर बन गया। और फिर मुख्तलिफ आइडियाज शेप अप होने लग पड़े कि जो किंग है वो सिर्फ किंग नहीं है, वो डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव बन गया। जैसे आपको याद होगा कि मैंने जॉन लॉक के ऊपर जब प्रोग्राम किया था, तो उसमें ये बताया था आपको कि किंग जो है वो बोलता था कि आई एम द एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जिसको जॉन लॉक ने चैलेंज किया, पार्लियामेंट ने चैलेंज किया। और फिर उस जमाने में जो कुछ हुआ वो मैं जॉन लॉक के प्रोग्राम में सारा कुछ बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो मेरा वो प्रोग्राम जॉन लॉक का देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया था कि किंग के पास कोई डिवाइन राइट नहीं होता। और फिर जब ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन चली, तो फिर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर 1680 में जो है डिफाइन हो गया। लेकिन जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ था, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक था, क्योंकि बादशाह को या किंग को रिजेक्ट करना, उसको आर्गुमेंट करना या उसको सवाल करना जो है वो उसमें एक फियर पैदा हो चुका था। और लोग चूंकि पावर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो वो पावर से डरते थे। तो उस पावर के बीच में जो नेचुरल फ्लो में उस सिविलाइजेशन में से गुजर रही थी, लाइक रिवर, लाइक लाइट, तो जो किंग होता था उस पावर के बीच में और लोगों के बीच में आराम से बैठा होता था। और ये जो आइडिया है, ये सिर्फ आपको मेसोपोटामिया में नजर नहीं आया या आएगा या आया था, ये आपको इजिप्ट में भी नजर आएगा, जहां पे जो फारोज थे, फिरौन जिनको आप बोलते हैं, वो खुद को डिवाइन बोलते थे। यूरोप में भी किंग्स यही कहते थे, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, यानी कि ऊपर पावर, दरमियान में किंग और सबसे नीचे कॉमन लॉर्ड। ये एक विजुअल मैसेज था कि लॉ जो है डिवाइनली है और इट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द किंग। और बेसिकली ये लॉ नहीं था, ये एक साइकोलॉजी थी। और लोग जो थे वो इस लॉ को मानते थे, क्योंकि जब भी कोई कानून जो है जिसमें पावर को इस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा हो किंग के थ्रू, तो उसे जरा चैलेंज करना मुश्किल हो जाता था मेसोपोटामिया में। और देखा जाए
तो आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में जब कोई पावर या नेशन अपने आप को बहुत ज़्यादा उस तरफ ले जाती है तो उसे चैलेंज करना और उसे सवाल करना जो है मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ कदीम ज़माने की बात नहीं थी, यानी कि मेसोपोटामिया में जो कुछ हम देख रहे थे वो बाद में भी किसी न किसी हवाले से इजिप्ट में भी और आने वाली सिविलाइजेशंस में हमें ये सब कुछ नजर आता रहा। एक्चुअली मेसोपोटामिया में पहली बार ये देखा गया कि सोसाइटी जो है लेयर्स में बंट गई थी। यूँ समझें कि ऊपर किंग्स हैं, उसके नीचे जो है आपके प्रीस्ट्स हैं, या जो भी उस ज़माने के प्रीस्ट होते होंगे या जो भी कहते होंगे, प्रीस्ट ही कहते थे। उसके बाद फिर नीचे एलीट क्लास होती थी और फिर नीचे आपके फार्मर्स, वर्कर्स, स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे। ये हायरार्की एक्चुअली नेचुरल नहीं थी, इट वॉज क्रिएटेड। और इसको मुख्तलिफ तरीकों से जस्टिफाई किया जाता था। एक तरीका तो ये था जस्टिफाई करने का कि स्टोरीज बनाई जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉन लॉक ने जब एक किंग को चैलेंज किया तो उस जमाने में यही चीज चलती थी 16th सेंचुरी में कि किंग इज एक्चुअली चोजन बाय, इट्स अ डिवाइनली पावर। और जबकि बहुत से जो दूसरे लोग हैं उनको सिर्फ खिदमत करने के लिए बनाया गया, यानी कि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे और किंग जो है वो उसके पास डिवाइनली राइट है। ये आइडिया पिंचिंग था, क्योंकि इसकी वजह से इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी। आपको याद है जब मैंने जॉन लॉक के सेशन में आपको बताया था कि जॉन लॉक जब छोटा था तो चार्ल्स का जो सिर है, उस जमाने का जो किंग था, उसका सिर काटा जा रहा था, रेवोल्यूशन आ रही थी। तो ये इन्हीं इनडिफरेंसेस की वजह से सब कुछ हुआ और हर एक को उस जमाने में चुप करा दिया जाता था। लेकिन फिर जब पार्लियामेंट की फतह हुई तो फिर आपने देखा किस तरह किंग जो है वो फिर नीचे आया। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ये सोच आई कहां से थी। ऑल्दो ये सोच बार बार यूज होती रही इंसानी हिस्ट्री में, इजिप्ट में यूज हुई, लेकिन ये शुरू मेसोपोटामिया से हो रही है और उस वक्त से हो रही है जब इंसान ने सीड बोया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कल्टीवेशन स्टार्ट की। अब जरा आप इंसान के जहन को देखें कि सिविलाइजेशंस ने इंसान को सिर्फ शहर नहीं दिए, जैसे कि मेसोपोटामिया की बात हो रही है। सिविलाइजेशंस ने इंसान को एक फियर का सिस्टम भी दिया, यानी कि यूं जानिए कि पहले इंसान सिर्फ रिवर से डरता था, फ्लडिंग से डरता था, या शायद थंडर स्टॉर्म से डरने लगा होगा। लेकिन फिर बाद में शायद इंसान उन चीज़ों से भी डरने लगा जो उसकी हक को मारती थी। शायद उसमें सख्त किस्म के लॉज हों, पनिशमेंट्स हों, किंग हो, जैसे कि हमने 16th सेंचुरी की बात की थी जॉन लॉक के उसके अंदर। ये यूं समझे कि ये सारा कुछ एक साइकोलॉजिकल वेब था जिसके अंदर ह्यूमैनिटी जो थी वो चल रही थी। एक्चुअली देखा जाए तो ये वही लम्हा था कि जब इंसान ने पहली बार बाहर तो जो उसके साथ जो चल रहा था, लेकिन उसका जो माइंड था वो भी इस वेब के अंदर जा रहा था। हर किस्म का फियर उसके ऊपर चारों तरफ से आ रहा था, पनिशमेंट का, और शायद आउटकास्टिंग भी उसी ज़माने में स्टार्ट हुई होगी। आपने इंडियन कल्चर में देखी होगी छोटे क्लास के जो लोग हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखा जाए तो हिडन कॉस्ट्स हैं सिविलाइजेशंस की। आज जिस तरह हम एक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, तो कहने को इंसान
खड़ा हुआ, उसने लॉज भी लिखे, उसने राइटिंग फॉर्म भी लिखी, लेकिन आप ये देखें कि उसी सिविलाइजेशन ने आपको फियर्स भी दिए। तो आगे चलते हुए जहां बहुत कुछ हुआ, वहां सिस्टम में एक और चीज भी पैदा होती है, और उसको आप कहते हैं क्वेश्चनिंग। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो सोच की तरफ चले गए, सोचने लगे। जैसे जॉन लॉक के दौर में लोगों ने सवाल किया कि क्या बादशाह वाकई डिवाइनली होता है, क्या लॉज हमेशा जस्टिस ही हैं। तो ये जो चीज है लोगों के ज़हन में बड़े अरसे से चल रही थी, बहुत अरसे से, कई 100 साल चलती रही। लेकिन चूंकि ये पहले सवाल खामोश थे, फिर ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। फिर ये आपको सवाल कहाँ नजर आए? आपको ग्रीक फिलोसफर्स में नजर आए ये सवाल। एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, जिनके ऊपर मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन करते थे। व्हाट इज जस्टिस? व्हाट इज ट्रुथ? अनगिनत सवाल वो लोगों से पूछा करते थे, लिखा करते थे। तो यूं समझिए कि सवालों का ये जो ट्रेडिशन था, ये एक मेसोपोटामिया के अंदर जो चीज चल रही थी उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल था। जैसे जैसे इंसानियत आगे बढ़ती गई, ये क्वेश्चन सामने आते गए। और बेसिकली देखा जाए तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट थी इंसान की, यानी कि वो जिसको आप पावर बोलते हैं, उसकी ट्रुथ के साथ, इसी तरह अथॉरिटी की रीजन के साथ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्चुअली कभी खत्म नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको ग्रीक सोसाइटी की मिसाल देते हुए समझाया, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी शेप में हमेशा चलती रही। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रीक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ मेसोपोटामिया के बाद, जिसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि सिविलाइजेशंस ने बेशक हमें शहर दिए, लॉज दिए, राइटिंग्स दी, लेकिन उसने हमें यह भी सिखाया कि आपने कब किस चीज को कैसे मानना है। कभी कभी खामोश भी रहना है, कभी कभी सवाल भी नहीं करना। और शायद यही वो जगह है जहां पे इंसान का जो विजडम है वो शायद रवायात से टकरा जाता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि ग्रीक सोसाइटी में हुआ, और फिर इसी टकराव की वजह से वहां पे चेंजेस आने शुरू हुई, क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे से सवाल पूछा कि व्हाट इफ द स्टोरीज आर नॉट इनफ, व्हाट इफ द रीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द फियर। और देखा जाए तो शायद यही वो लम्हा था जब आपकी एग्जिस्टिंग डाइटीज जो थी वो मॉडर्न थॉट के आगे आना शुरू हो गई। जब उन्होंने क्वेश्चंस करने शुरू किए, बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए, जैसे हमने सार्ट के प्रोग्राम में बात की, जैसे कमू के प्रोग्राम में की, जैसे हमने फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की के प्रोग्राम्स में की। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं हुआ करती, बाज़ वक़्त ये आपके अपने सवाल भी होते हैं, जैसे कि फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने पूछे, जैसे कि हाइडेगर ने पूछे, जैसे कि कांट ने पूछे, जैसे कि उन तमाम फिलोसफर्स ने पूछे जिनके ऊपर मेरे चैनल्स पे अक्सर आप प्रोग्राम्स देखा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविलाइजेशंस का पहिया किसी ना किसी तरीके से चलता रहा। इमेजिन कीजिए कि एक मैप है आपके हाथ में, मैप जिसमें बेशुमार लाइंस हैं। उन लाइंस को आप देख भी सकते हैं। मैप के ऊपर लाइंस अगर आपने कभी रीड की हो तो आपको मालूम होगा कि हमें ये लाइंस हमेशा से नेचुरल लगती आई है। लेकिन देखा जाए तो ये लाइंस जो हैं ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुई, इंसान ने बनाए।
इंसान ने इन लाइंस को बनाया। यूं कह लीजिए जैसे कभी दरिया सिविलाइजेशंस को बनाया करते थे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, रिवर नाइल के ऊपर एक सिविलाइजेशन थी, अमेजोन के ऊपर एक सिविलाइजेशन थी। इसी तरह आपके जो माइंड्स हैं वो सिविलाइजेशंस को डेवलप करने लगे, और फिर यही चीजें जो हैं इंसान की आइडेंटिटी बनती चली गई। मेसोपोटामिया जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो इंसान ने उसमें शहर बनाए, शहर से मुल्क बने, सिटीज बने, कंट्रीज डेवलप हुए। जैसे कि उस जमाने के मशहूर शहर थे उर, लगाश, मेरा ख्याल है एक उनका शहर था, लगाश, आई थिंक इट वाज लगाश। हर शहर एक पावर का सेंटर हुआ करता था, हर शहर की एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। और यही जो चीज है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। लागाश के लोग समझते होंगे वी आर डिफरेंट फ्रॉम उर के लोग समझते होंगे वी आर डिफरेंट फ्रॉम लागाश। फिर यही चीज जो है आपकी एक नेशन बनी, और फिर एक रेस बनी, और फिर ये रेस और जो नेशन है इसका कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। यानी कि सिविलाइजेशन ने आपको सिर्फ राइटिंग नहीं दी, आपको लॉज नहीं दिए, इसने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी दी। इसने हमें सिटीज दिए, इसने हमें कंट्रीज दी, इसने लेकिन साथ साथ कह सकते हैं डिविजन्स भी दी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया, किंगडम्स आती चली गई, जैसे कह लें कि पर्शियन अम्पायर, रोमन अम्पायर, और इस तरह की और बहुत सारी एम्पायर्स आती चली गई। और हर किंगडम यही समझती थी कि वो पहली किंगडम से बेहतर है, और क्लेम करती होगी कि हम भी कोई नई चीज लेके आएंगे। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली हर किंगडम का एक पैटर्न जो था वो सेम रहा कि पावर इज सेंट्रिक, पावर सेंटर में है, और जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो एजेस पे। और एक्चुअली यही वो टाइम होता है जब सिविलाइजेशंस जो होती हैं ग्लोबल हो गई। बाद में जाहिर है जब ये सारी सिविलाइजेशंस गुजर गई तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ग्लोबल होता चला गया। और जब ये सब कुछ ग्लोबल हो गया तो इसके साथ साथ आपके पास एक और चीज भी आई, साइंस, रीजन। जैसा कि मेरा एक प्रोग्राम था दोज पीपल हु चेंज्ड, अपने टाइम्स को जिन्होंने चेंज किया, जैसे गैलीलियो था, केपलर था, कोपर्निकस था, न्यूटन था। यानी यूनान से लेके यूरोप तक एक लंबा चौड़ा रेनेसां हुआ। वही सवाल जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से अराइज हुए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से अराइज हुए, ग्रीक तक आए, वो दोबारा जिंदा हो गए साइंस और रीजनिंग के दौर में। ट्रुथ क्या है, अथॉरिटी क्या है, ह्यूमन वैल्यू क्या है, फ्रीडम क्या है, ये वो सारे सवाल हैं जो इंसान अपने आप से पूछता था। और शायद उसी वक्त ये जब चीजें हुई तो जो पुरानी चैलेंजेस थे, जो पुरानी चीजें थी, उनको चैलेंज किया गया बस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पावर जो है, जो उस जमाने में सेंट्रिक थी, उसने कुछ शेप थोड़ी सी चेंज कर ली। पहले कह लें किंग्स होते थे, फिर बाद में आपकी कंट्रीज बन गई, आपके बाउंड्रीज बन गए, और इसी तरह बाद में फिर मॉडर्न डे में वो सिंबल्स चेंज हो गए, ऑप्टिक्स चेंज हो गए, फ्लैग्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशंस आ गए, मुख्तलिफ चीजें आ गई, और ये सब कुछ चलता रहा। यानी कि वो चीज जो आप मेसोपोटामिया में देख रहे थे, उसमें उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई। ऑल्दो जो मॉडर्न डे की स्टेट्स हैं,
वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाती हैं, रैशनल दिखाती हैं और बोलती हैं कि हम पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत में जो आपकी कंट्री है, जो आपका सिस्टम है, वो किसी ना किसी चीज़ पे चल रहा होता है। क्या ये वही चीज़ नहीं थी जो हमने मेसोपोटामिया में देखी, जो अब कह लीजिए कि किसी और फॉर्म में आपके सामने आ गई है? तो वो मेसोपोटामियन जो कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज भी हमें जिंदा नजर आता है। तो हमें क्या, ये सब कुछ हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें एक ही चीज की याद दिलाता है कि मेसोपोटामिया में जो चीजें उस जमाने में चल रही थी, वो शायद आज भी किसी ना किसी सूरत में मॉडर्न डे में जिंदा हो। शायद स्ट्रक्चर्स बदल गए हों, या उनकी शेप चेंज हो गई हो, लेकिन डीप डाउन दे आर द सेम। तो जो सिविलाइजेशन का सफर है, शुरू तो वो उस छोटी मट्टी से हुआ, और वो उस मैप से हुआ, या उस क्ले टैबलेट से हुआ जिसकी मैंने आपको मिसाल दी। ये दरियाओं से गुजरी चीज, ये सिविलाइजेशन ने किंग्स देखे, कंट्रीज बन गए। लेकिन आप यूं कह लीजिए कि जो हमेशा एक जंग है, वो फियर वर्सेस रीजन की रही, पावर वर्सेस ट्रुथ की रही, साइंस वर्सेस क्वेश्चंस की रही। अब मेरी आज की जो डॉक्यूमेंट्री थी, बेसिकली मेसोपोटामिया के ऊपर थी। मेरा ये ख्याल है कि जो टोटल सिविलाइजेशंस हैं वो शायद 18 या 19 होंगी। मेसोपोटामियन है, ग्रीक है। तो हम आज मुस्लिम्स हैं, हमारा एक बिलीफ है, वी बिलीव इन वन गॉड, हमारा एक कुरान है, हम प्रॉफिट पे बिलीव करते हैं, हमारा अपना सिस्टम है, और हमें पता है देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन हमने साथ साथ इन चीज़ों को पढ़ा, इनको देखना शुरू किया, और इनको यही हम पढ़ के सीखे कि सिविलाइजेशंस जो हैं कैसे चल के इस जगह तक पहुंची। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर सीरीज़ बनाऊंगा, फिर अभी देखते हैं, अगर मैं इस पर बना सका तो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम था, ये आप मेसोपोटामिया के ऊपर इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम समझ लीजिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व होकर कहाँ तक पहुँची और कैसे पहुँची। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।